नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो भारत के हर मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम है। लेकिन कई लोग उसके बारे में बात करते हैं, कई लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते। आज हम खुल के बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि वो आपकी और हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। वो है कैश फ्लो क्राइसिस। कैश फ्लो क्राइसिस का मतलब है कि आपके पास जितने पैसे होते हैं वो कभी भी एनफ नहीं होते, हमेशा कम पड़ जाते हैं। अगर आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 25,000 रुपये कमा रहे हैं, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, ऐसे लोग जो हर महीने 2 लाख या 5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, उनके साथ भी हमेशा ये होता है कि उनके महीने की इनकम महीने का एंड आते आते ख़त्म हो जाता है। उनके पास कैश की प्रॉब्लम हो जाती है। मल्टीपल रीजंस हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, मेडिकल इमरजेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमें केवल फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली भी ड्रेन कर देती है। देखो, हम सारे अर्न तो करते हैं, हमारी सैलरी भी आती है, हमारा टारगेट भी होता है, हमारा ड्रीम भी होता है, हमारे गोल्स भी होते हैं लाइफ के। लेकिन कभी अचानक से स्कूल की फीस, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी, कभी कोई फैमिली में इमरजेंसी, कभी घर में कुछ रिपेयर, कभी गीजर खराब हो गया, कभी टीवी टूट गई, कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप जब एक्सेल शीट पे एक अपना मंथली बजट भी बना लेते हैं, तभी भी आपको लगता है कि यार इतने पैसे यहाँ पर जाने हैं, इतने पैसे यहाँ पर जाने हैं, और महीने के आखिरी में फिर भी मेरे पास 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी आपकी सैलरी है, इतने पैसे तो मेरे बच जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, आपको लग रहा होगा कि इस महीने ये प्रॉब्लम आ गई, अगले महीने ये थोड़ी ना आएगी, अगले महीने दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसके अगले महीने तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, चौथे महीने चौथी प्रॉब्लम आ जाती है। आप अगर अपने पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की जर्नी देखोगे तो हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, कोई ना कोई इमरजेंसी आई, कोई ना कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आपके पास जो भी एक्सपेक्टेशन था 5,000, 10,000 रुपये सेव करने का, आप नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट करने का आप नहीं कर पाए। अब अगर आपकी सैलरी जब 5 लाख रुपए हर महीने नहीं थी, जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने थी, या अगर आपकी सैलरी आज 1 लाख रुपए हर महीने है, जब आपकी सैलरी 30,000 रुपये, 50,000 रुपये हर महीने थी, तभी भी तो यही होता था, तभी भी तो यही समस्या आती थी। आप अचानक से बहुत बड़े गर्त में नहीं चले जाते थे, लेकिन उस ट्रैप से नहीं निकल पाते थे। तभी भी आप थोड़ा सा पैसा बचाने की सोचते थे और इमरजेंसी आती थी और वो पैसा खाकर इमरजेंसी चली जाती थी। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे मन में टेंशन, हमारे घर में टेंशन, मन में फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, और कोई भी काम करने में ना हमारा मन लग रहा है, और फिर लग रहा है यार ये 9 to 5 जॉब से नहीं हो रहा है। एक्चुअली रियल प्रॉब्लम आपके इनकम की नहीं है, रियल प्रॉब्लम आपके आज के इनकम की नहीं है, रियल प्रॉब्लम है कैश फ्लो मैनेजमेंट की। अब एक कंफ्यूजन समझते हैं कि हम जिसे मिडिल क्लास बोलते हैं, वो मिडिल क्लास लोग हैं कौन? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मिडिल क्लास हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 99% लोग बोलेंगे हाँ मैं मिडिल क्लास में हूं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हम मिडिल क्लास में ही तो है। मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है? कौन है मिडिल क्लास में? अगर डेटा बोलता है कि अगर आपकी डेली की इनकम 600 रुपये या इससे कम है तो आप लो इनकम कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आपकी डेली की इनकम 600 रुपये से लेकर 1,200 रुपये के बीच में है तो आप मिडिल क्लास में हैं। और अगर आप 1,200 रुपये डेली से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में नहीं हैं। अब आप अपना इनकम कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा नहीं मैं तो मिडिल क्लास में हूँ ही नहीं। एक्चुअली मिडिल क्लास में केवल 2% लोग हैं, बाकी लोग हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं। अब आप हो तो हाई इनकम ग्रुप में, लेकिन आपकी हरकतें कैसी होती हैं मिडिल क्लास की।
अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बवाल है, मैं तो हाई इनकम क्लास में हूँ ही नहीं, मैं तो मिडिल क्लास में हूँ, एक्चुअल मिडिल क्लास में हूँ यार, प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर एक्चुअल एनालिसिस शुरू होता है, यहाँ पर एक्चुअल एनालाइज करने का प्रोसेस शुरू होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिटेल में एनालाइज करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो इन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी सैलरी जब 30,000 रुपये थी, 20,000 रुपये थी, 40,000 रुपये हर महीने की थी, तब भी ठीक यही प्रॉब्लम थी। जब आज आपकी सैलरी 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये हर महीने हो गई है, तब भी ठीक यही प्रॉब्लम है कि आप महीने का खर्चा किसी तरीके से मैनेज कर रहे हो। क्या अब एक आधा कि नहीं, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है तो इसलिए खर्चा बढ़ रहे हैं। अब चलो इसको समझते हैं, ये मिथ है। हाँ, ये बात सही है कि इन्फ्लेशन है, ये बात भी सही है कि इन्फ्लेशन जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा है। गवर्नमेंट का डेटा कहता है 6%, 7%, लेकिन आपका इन्फ्लेशन जिस चीज़ों से आपका वास्ता होता है, स्पेसिफिकली जो ग्रॉसरीज है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, स्कूल बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें, इन सब का इन्फ्लेशन आप देखोगे तो 10% या 10% से ज़्यादा होता है। तो क्या आपकी सैलरी 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ी? क्या आपकी सैलरी 10% से ज़्यादा ईयरली ग्रो नहीं की? बहुत सारी कंपनीज में नहीं करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, और जो लोग इनकम ग्रो कर पा रहे हैं, जिनकी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 कुछ समय पहले थी, आज अगर उनकी सैलरी 60,000, 70,000 या 1,00,000 रुपए है, तो आपकी सैलरी तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। असली प्रॉब्लम उन लोगों की है जिनकी सैलरी ही उतनी नहीं ग्रो हो रही है। उनके लिए डबल पनिशमेंट है, दोहरी मार है। आप जो आपकी सैलरी इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो हो रही है, आप क्यों नहीं बचा पा रहे हो? अब चलो इसको थोड़ा सा डिटेल घुस के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक फैमिली है तो एक फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स होंगे। सारे मेंबर्स जरूरी नहीं है कि अर्निंग हो। एक फैमिली में मान लीजिए एक मेंबर अर्निंग है, महिला या पुरुष जो भी, और वो 1,00,000 रुपए हर महीने के कमाता है। अब 1,00,000 रुपए कमाता है तो मोटा मोटा 20,000 रुपए के आसपास उसका टैक्स चला गया, तो अब बचते हैं उसके पास 80,000 रुपए। लगता है कि 80,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं बचा पा रहा हूं। इनकम कभी भी इंडिविजुअल नहीं देखी जाती। इनकम हमेशा आप जब कैलकुलेट करते हैं, पर पर्सन इनकम आप कैलकुलेट करके देखिए। अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, से फॉर एग्जांपल यू, योर हस्बैंड और योर वाइफ, से फॉर एग्जांपल, और 2 बच्चे, तो 4 लोग आप फैमिली में हैं, और आपकी इनकम 1,00,000 रुपए है, 20,000 रुपये टैक्स देते हैं, 80,000 रुपये आपका बचता है। तो दिस 80 डिवाइडेड बाई 4, मतलब एक बंदे के ऊपर केवल 20,000 रुपये मैक्सिमम आप खर्च कर सकते हो। अब सोचो आपकी इनकम कितनी है? 20,000 रुपये पर पर्सन। तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, तब आपको क्लैरिटी आएगी। अब एक्चुअली बात क्या है ना, कि अभी जब आपको लग रहा था कि मैं मिडिल क्लास में नहीं हूं, मैंने आपको डेटा बताया था कि हाई इनकम क्लास में हो। अब सोचो कि आप महीने की इनकम आपकी 20,000 रुपये है पर पर्सन। अब इसको पर डे के हिसाब से डिवाइड करो। अब आप आ गए मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में, और आपकी एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन तो बगल वाले शर्मा जी से है। आपकी एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन तो बगल के बंसल जी के लड़के से है। उसने 20,00,000 रुपए की गाड़ी ले ली तो मुझे भी लेनी है। आप मानते हो कि आप मिडिल क्लास हो, और एक्चुअली आपकी इनकम भी मिडिल क्लास की है, लेकिन आपकी हरकतें मिडिल क्लास वाली नहीं है। आपकी हरकतें लोअर इनकम ग्रुप वाली भी नहीं है। आपकी हरकतें हायर इनकम ग्रुप वाली हैं। क्योंकि जब 1,00,000 रुपए आ रहे होते हैं ना, तो वो अंदर से कुछ तो झुंझुनी सी पैदा करते हैं। आपको लगता है कि 1,00,000 रुपए मैं महीने के कमा रहा हूं, इतने कमा रहा हूं। पर पर्सन आपकी इनकम अलग है,
और आपकी औकात भी अलग है। अब अगर मान लो आपको ये रियलाइज होता कि आप मिडिल क्लास नहीं हो या हाई इनकम ग्रुप के लोग नहीं हो, आप अच्छा चलो आप घर में थे, 4 लोग का परिवार था, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी थी। अगर आप अकेले होते और आपकी सैलरी 20,000 रुपये होती, तो क्या जो सारी चीजें आज आप कर रहे हो वो कर रहे होते? बिल्कुल आंसर होगा नहीं। आप शायद गाड़ी से नहीं जा रहे होते, आप शायद बाकी चीजें नहीं कर रहे होते। जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनकी ये स्मार्टनेस होती है, जनरली उनको फैंसी स्कूल में नहीं डालना है, उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं स्कूल, उस स्कूल में बच्चे को डालना है। लोकल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या लोकल क्लिनिक्स पे भरोसा करना, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना। क्लोथ्स बेसिक, लाइफस्टाइल बेसिक, छोटा सा अपना घर। लेकिन हम मिडिल क्लास में 1 लाख रुपए सैलरी हो गई, 1.5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी हो गई। हमने पर पर्सन के हिसाब से तो दिमाग ही नहीं मारा। 1.5 लाख रुपए पर मेरी सैलरी हो गई, अब तो जी मैं हाई राइज सोसाइटी में रहूंगा, अब तो मैं 25,000 रुपए रेंट दूंगा, अब तो मैं अपने बच्चे को ब्रांडेड स्कूल में डालूंगा, अगर कोई बीमारी हो गई तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगा, क्योंकि हेल्थ केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक गाड़ी भी ले लूंगा जो ईएमआई वाली होगी, उसका लोन भी चलेगा। और अगर मैं सोसाइटी में रेंट पे घर लेकर रह रहा हूँ हाई राइज में और थोड़े से और पैसे बढ़ गए, तो अब तो जी मैं कैसे भी पैसे इकट्ठा करके डाउन पेमेंट करूंगा और एक और ईएमआई अपने ऊपर लाद लूंगा ताकि मेरा घर हो जाए। फिर मैं अगले उसे चाहे 25 साल 30 साल भले ईएमआई भरता रहूं, भले मैं कभी रात में चैन से सो नहीं पाऊं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सैलरी बढ़ी 10,000 रुपए की हर महीने और हमारे खर्चे बढ़ गए 15,000 रुपए के, हमारे खर्चे इंक्रीज हो गए 20,000 रुपए के। आपको लगा कि यार अब तो सैलरी बढ़ रही है, ये एक नई चीज कर लेंगे। आप वो एक नई चीज तो कर लेते हो, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें भी तो एक्सपेंसेस बढ़ा देते हो, तो फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। आप अपने बैंक का अकाउंट ओपन करोगे, आपके पास 10 फोन्स आएंगी, ईमेल्स आएंगे, मैसेज आएंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन अप्रूव हो गया है, इतने का लोन आपको मिल जाएगा, 5 लाख का, 4 लाख का। वाह, 4 लाख का यार लोन मिल जाएगा, एक काम करते हैं कुछ तो खरीद लेते हैं। अगर वो 4 लाख रुपए का इंतजाम नहीं होता तो आप वो कुछ नहीं खरीद रहे होते। लेकिन सिंस वो 4 लाख रुपए का इंतजाम आज किसी तरीके से लोन पे हो जा रहा है, तो आप कुछ खरीद रहे हो, और वो आप खरीद रहे हो लोन पर, ईएमआई पे। तो फ्यूचर की जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी इनकम आप आज ही उड़ा रहे हो, आज ही खर्च कर रहे हो। हमें लग रहा होता है कि पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तुम्हें ईएमआई मिल रही होती है, तुम्हें स्ट्रेस मिल रहा होता है, तुम्हें एंग्जाइटी मिल रही होती है, तुम्हारी रातों की नींद गायब होने वाली होती है। जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है ना, वो केवल इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता, कंपाउंडिंग का इफेक्ट लोन पे भी होता है। अगर आप कंपाउंडिंग पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के अमीर बन जाते हैं, तो उसी तरीके के कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके लोन्स पे भी दिखाई देता है। अगर आपने 5 लाख का लोन लिया, पेमेंट नहीं करने पे, इंटरेस्ट करने बढ़ने पे वो 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। हम जब भी अपनी प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग स्पेसिफिकली, हम प्रेजेंट के हिसाब से प्लान करते हैं। हम हमेशा अपने खर्चे प्रेजेंट के हिसाब से देखते हैं। आप देखो, जब भी आप प्लानिंग करोगे, बजटिंग करोगे, आप खर्चे हमेशा प्रेजेंट के हिसाब से करोगे कि अभी ये खर्चा है, ये खर्चा, ये खर्चा है। और इनकम फ्यूचर वाली देख लेते हो कि यार अप्रेजल आ रहा है, कम से कम इतना तो बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा तो मैं इतने पैसे फिर यहां पर। जबकि एक्चुअल जो प्रोसेस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इसका ठीक उल्टा होता है। आप इनकम प्रेजेंट वाली देखो और खर्चे एक्सपेंसेस फ्यूचर वाली देखो। बच्चे के स्कूल की फीस भी तो बढ़ेगी, मेडिकल एक्सपेंसेस भी तो बढ़ेंगे, ग्रॉसरीज भी तो बढ़ेगी,
10 और ऐसी चीज़ें आएंगी जो आज आपने कैलकुलेट नहीं करी हैं। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर एक्सपेंसेस के हिसाब से करंट सैलरी लेकर होती है, ना कि करंट एक्सपेंसेस को लेकर फ्यूचर सैलरी को दिमाग में रखने से। अगले 10 सालों में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, घर का रेंट बढ़ जाएगा, स्कूल की फीस जो आपके बच्चों की है वो डबल हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की एज ज़्यादा हो जाएगी और वो हो सकता है आप पर डिपेंडेंट भी हो जाए, आपके बच्चों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और आपके ऊपर शर्मा जी के लड़के ने वो कर लिया, शर्मा जी के लड़के ने वो कर लिया, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और फिर आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। आपको सबसे पहले तो ये मिडिल क्लास का चक्कर, हाई इनकम ग्रुप का चक्कर, इससे बाहर निकलना है। अपने आप को ये बताना है कि ये सच नहीं है, अपने आप को बताना है ये सही नहीं है, अपने आप को बताना है कि ये जो मैं 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ ना, ये 1 लाख रुपए महीने एक्चुअली नहीं है, ये तो 15,000 रुपये पर पर्सन है, 20,000 रुपये पर पर्सन है। रियलिटी तब आपको समझ में आएगी, क्लैरिटी तब आपके समझ में आएगी। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी ओवर स्पेंडिंग रुकेगी, आप चीज़ों को बेटर मैनेज कर पाओगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, EMIs के ट्रैप से बचोगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। हमेशा अपनी टोटल इनकम को पर पर्सन इनकम के हिसाब से देखो। जितने लोग आपके घर में हैं उनसे डिवाइड करो और फिर देखो कि हर बंदे के लिए कितना आप कमा पा रहे हो। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरीके का EMI वाला खर्चा नहीं लेना है। और अगर आपके पास EMI है किसी भी तरीके का, प्रॉब्ली एजुकेशन लोन आप छोड़ सकते हो या बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे होम लोन आप ले लिया है, इसे छोड़ सकते हो, बट बाकी सारे लोन्स को ख़त्म करना, डेट्स को ख़त्म करना, ये आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल को अपने रियल अफोर्डेबल इनकम के हिसाब से बनाओ, इल्यूजन के हिसाब से नहीं। अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो मुझे उम्मीद है ये कैश फ्लो क्राइसिस जो होता है ना, इसको बेटर मैनेज कर पाओगे। मैंने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तुम भी ज़रूर कर पाओगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी लाएगी, आप चीज़ों को बेटर मैनेज कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।